हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होगे, घर पे होगे और सुरक्षित होगे और साथ में अपनी स्टडी भी कर रहे होगे। तो आज हम जूलियस सीजर का जो मैं आपको लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ओपनिंग सीन। इससे पहले मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ जूलियस सीजर, कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्रूटस एंड टाइटल ऑफ द प्ले। ओके बेटा, अब ये 4th लॉन्ग क्वेश्चन है, ओपनिंग प्ले, जो कि हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस प्ले का। तो इसको हम पढ़ेंगे। द ओपनिंग सीन ऑफ द शेक्सपियर्स ड्रामा हैव राइटली बीन प्रेज्ड फॉर स्टिकिंग द keynote of the whole drama and the preparing the audience for the what it is come। तो जो शेक्सपियर का ड्रामा है, राइटली उसका ओपनिंग सीन है जो उसमें स्ट्रिकिंगली द की नोट ऑफ द होल ड्रामा एंड प्रिपेयरिंग द ऑडियंस फॉर व्हाट इज़ टू कम। प्रिपेयर किया गया है ऑडियंस के सामने कि आगे क्या आने वाला है। द ओपनिंग सीन ऑफ जूलियस सीजर इफेक्टिवली dramatic by the appearance and sudden disappearance of Florence and Maculius। अब जूलियस सीजर का जो सीन है, ओपनिंग सीन जूलियस सीजर का, वो इफेक्टिव ड्रामेटिक है बाय द अपीरेंस और डिसअपीरेंस, एकदम से आता है और एकदम से चला जाता है। द टू टर्बन्स ओपन द प्ले बाय स्केटरिंग द कॉमनर्स बिफोर गोइंग ऑफ द disrobe the status of Caesar by virtue of the forceful presence and then immediately absence of Fabius and Marvelous and in typically efficient narrative fashion. Shakespeare demonstrates both the high passion and डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज दैट रिजाइन इन रोम। तो वो क्या करता है कि शेक्सपियर है, उसने एक स्टेज इस तरह से सेट की हुई है कि वो फोर्सफुल प्रेजेंस है जो वीचर्स की, बाय वीचर्स ऑफ द फोर्सफुल प्रेजेंस वो दिखाता है। इमीडिएट एब्सेंस ऑफ फैबियस एंड मार्यूलियस उनको दिखाता है, उनकी एब्सेंस को दिखाता है, एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं। फैशन जो दिखाया गया है शेक्सपियर है, वो दिखाता है कि बहुत हाई पैशन और डेंजरस है जो उस शासन का, रोम का, उसको कैसे दिखाना है। इन द मेयर 76 लाइन्स, जो 76 लाइन्स है ओपनिंग सीन्स की, एंड ए रैपिड फायर सक्सेशन वी लर्न ऑफ द इम्पैशनेट एंड म्यूटेबल फीलिंग ऑफ द कॉमनर्स की जो फीलिंग है 76 लाइन्स में हमें ओपनिंग सीन दिखाया गया है, जिसमें हमें रैपिड फायर है सक्सेशन का, और जो इम्पैशन्ड है वो हम जानते हैं और कॉमनर्स की फीलिंग जानते हैं। द हॉस्टिलिटी ऑफ मच ऑफ द मिलिट्री क्लास टूवर्ड सीजर्स एम्बिशन एंड द टेरिबल स्कैप्चर ऑफ द सिविल वर्ड, ऑल थ्री ऑफ विच क्लैस्प आर्टिफुली इन मार्वलियस डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्चून ऑफ पॉम्पे। तो उसमें जो शेक्सपियर ने दिखाया है कि मिलिट्री है, मिलिट्री क्लास को दिखाया गया है टूवर्ड्स भी, वो सीजर के एम्बिशन में है। टेरिबल जो घोस्ट हैं सिविल वर्ड्स के, उनको दिखाया गया है। 3 ऑफ विच, वो 3 है जो वो आते हैं और मार्वलियस को डिस्क्राइब करते हैं, और ऑफ द फॉर्चून्स ऑफ पैम्पी की जो फॉर्चून्स है उनको दिखाया गया है। द ब्रीफ ओपनिंग सीन इन एक्सप्लोरेटरी बट ड्रामेटिक, बहुत ही एक्सप्लेन बताया गया है पर ड्रामेटिक है। ऑल्दो सीजर द प्रोटैगोनिस्ट इज़ नॉट सीन इन पर्सन, सीजर जो एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इज़ नॉट सीन इन पर्सन, वो एक पर्सन के तौर पे नहीं दिखाया गया। ही इज़ डेफिनेटली प्रेजेंटेड, उसको सामने प्रेजेंट किया गया है। द सीन ओपन्स इन फरवरी ऑफ 44 BC, सीन है जो वो फरवरी मंथ में ओपन होता है, 44 BC का टाइम है, विद द ट्रम्फेंट रिटर्न ऑफ जूलियस आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर, जिसकी बहुत शानदार जीत होती है आफ्टर द विक्ट्री ओवर, जो विक्ट्री है उसने वो हासिल कर ली है रोम पे। पॉम्पे द ग्रेट, जो पहले उस रोम का जो शासक था उस पे उन्होंने विक्ट्री प्राप्त कर ली है, और वो जूलियस सीजर अब जो वहाँ का किंग बनने जा रहा है। द स्ट्रीट ऑफ रोम आर डेकोरेटेड, रोम की गलियाँ सजाई गई हैं, डेकोरेट की गई हैं। एंड द कॉमन वर्किंग सिटीजन्स हैव गैदर टू सेलिब्रेट सीजर्स ग्रेट विक्ट्री, और जो कॉमन वर्किंग सिटीजन्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए सीजर की विक्ट्री, जीत को। It is obvious that they favor this brave soldier as their leader। वो
इट इज़ ऑब्वियस दैट ये तो होना ही था, क्योंकि वो फेवर में होते हैं कि उनका जो लीडर है वो एक बहुत ही बहादुर सैनिक है। मेविलियस एंड फॉबियस, टू ट्रम्फन्स आर अपोज टू सीजर, ये दोनों बंदे जो होते हैं वो सीजर के खिलाफ होते हैं। एंड फियर ही विल बिकम टायरानिकल इन हिज रूल ऑफ रोम, उनको डर होता है कि वो जो है रोम में डिक्टेटरशिप ले आएगा, राज का विरोधी होगा। देयर एलिगेंस स्टिल टाइज विद द सपोर्टर ऑफ पॉम्पे, उनके एलिगेंस होते हैं जो वो पॉम्पे के सपोर्टर होते हैं जो उनके साथ टाई कर जाते हैं। whom Caesar has just defeated, उसको हराने के लिए। they like other noble have republican sympathies and wish to retain the shared power and responsibility of senate rules as opposed to the growing Caesar as king and dictator of the Rome empire. they like other nobles have republican sympathies, उनको रिपब्लिकन्स होते हैं जो वो चाहते होते हैं कि सीजर है जो किंग ना बने, हमने जैसे प्ले में पढ़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि वो डिक्टेटरशिप करेगा आके, तो वो इसके खिलाफ होते हैं। उनको ऐसा होता है कि सीजर है उसको क्राउन नहीं पहनना चाहिए किंग के तौर पे, डिक्टेटर वो डिक्टेटर बन जाएगा रोम एम्पायर का। द वास्ट फ्राइटन मार्वलियस एंड फैबुलस एंड एडिड टू देयर पैरोनोमिया दीज टू मैन ऑल्दो नॉट की करेक्टर्स इन द प्ले, पर चाहे ये दोनों करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सेट इन मोशन द कन्फ्लिक्ट दैट विल डोमिनेट द रेस्ट ऑफ द प्ले, पर ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट, एक ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं लड़ाई का कि जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा जो होता है वो डोमिनेट होता है। दिस ओपनिंग सीन हाईलाइट्स द डिस्टेंस बिटवीन रोमन ट्रिब्यून्स एंड द कॉमनर्स, ये एक डिस्टेंस बना हुआ है ओपनिंग सीन में, हाईलाइट करता है कि रोमन ट्रिब्यून्स एक साइड है और कॉमनर्स एक साइड है। इवन दो द ट्रिब्यून्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फेबुलियंस एंड आर सपोर्टेड टू सेफ गार्ड द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग मैन, द टू ग्रुप्स आर नॉट सपोर्टेड ऑफ वन अनदर, दो ग्रुप बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। थ्रू देयर एक्शंस, उनके एक्शन की वजह से द ट्रिब्यून्स शो दैट दे हैव लिटल और नो रिगार्ड फॉर द कॉमनर्स, ट्रिब्यून्स कहते हैं कि हमें कॉमनर के खिलाफ कोई भी सहानुभूति या थोड़ी सी भी सहमति नहीं है। दैम एज आइडल क्रिएचर, उनको आइडल क्रिएचर कहते हैं, केव्स कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं, स्टोन्स कहते हैं। इन टर्न द कॉमनर्स, पर जो कॉमनर्स होते हैं शो नो रिस्पेक्ट फॉर द ट्रिब्यून्स, वो भी रिस्पेक्ट नहीं शो करते ट्रिब्यून्स की तरफ। बीटिंग देयर लीडर्स विद ऑनर्स एंड क्लेवर वर्ड ट्रिक्स, और उनको बहुत ही मजाक में हंसी के और क्लेवर ट्रिक्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो वो सुनाते हैं। द सीन ऑल्सो रिवील द इमिनेट्स एंड सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द कॉमनर्स हु लैक द एबिलिटी टू प्रिजर्व सीजर्स एम्बिशन एज ए थ्रेट टू देयर लिबर्टीज। तो फर्स्ट सीन है, जो सीन ओपन होता है जब प्ले का, तब हमें वही पता चल जाता है कि एक पॉलिटिकल नॉवल है, सॉरी पॉलिटिकल प्ले है, जिसमें क्या होता है कि दो पार्टीज़ बनी हुई हैं, और वो पार्टीज़ एक तरफ तो जूलियस सीजर की पार्टी है, दूसरी तरफ कॉमनर्स की है। वो नहीं चाहते कि जूलियस सीजर किंग बने, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप लेके आएगा, डिक्टेटर बनेगा रोम एम्पायर्स का। तो हमें वहीं से ओपनिंग सीन में ही एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जो आगे प्ले को लेके जाता है। द ट्रिब्यून्स लाउडली अक्यूज द कॉमनर्स ऑफ बीइंग अ फैक्टिबल multitude, and there seems to be a truth in their accusations. In the recent past, these plebeians have received Pompey. Now they authentically welcome the man who have defeated Pompey and his son. तो उनको मतलब मन मार के जोर से उसका मान का स्वागत करना पड़ता है, जो कि पॉम्पे है, पॉम्पे को जिसने हराया और उसके सन्स को हराया। मार्वलिस टेल द कॉमनर्स टू गो होम एंड रिपेंट देयर डिसलॉयल्टी, जो मार्लियस होता है वो कहता है कि कॉमनर्स को कि अपने घर जाओ और अपनी डिसलॉयल्टी भी, आप हमारे साथ नहीं हो, इस बात का पछतावा करो। अफ्रेड ऑफ द पावर ऑफ द ट्रिब्यून्स की पावर से डरते हुए, द कॉमनर्स हु हैव गैदर्ड फॉर अ सेलिब्रेशन इन ऑनर ऑफ सीजर, वो सीजर की सेलिब्रेशन को मनाते हुए इकट्ठे होते हैं। नाउ शिपलेसली रिटर्न टू देयर होम, अपने घर पे चले जाते हैं। इन द वेरी नियर फॉर्चून ऑफ द प्ले, future of the play, they will show their fickleness again when they cheer Brutus and the conspirators for killing. फिर वो आपस में ये सलाह करते हैं, ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर होते हैं जो वो सीजर को मारने की सलाह बनाते हैं। सीजर एंड देन टर्न देयर एलिगेंस टू एटर्नी
सीज़र, उसके बाद जो उसका राजभगत होता है एंटनी, वो इकट्ठे हो जाते हैं। शेक्सपियर मेक्स इट क्लियरली ऑब्वियस दैट द कॉमनर्स आर रूल्ड बाय इमोशंस। शेक्सपियर यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करता है कि कॉमनर्स हैं वो इमोशंस के थ्रू रूल कर रहे हैं रैदर दैन रीज़न पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट इसका नतीजा क्या होता है, दे आर ईजली स्टेयर्ड अप एंड मल्टीपल्ड एज सीन वैन एंटोनी इंसाइट दैम विद हिज स्पीच टू सीजर्स फर्नल। उसका रिजल्ट क्या होता है, वो ईजिली उनको अपनी साइड कर लेता है जब वो सीजर की फर्नल पे स्पीच दे रहा होता है। द वास्ट गैप बिटवीन द ट्रिब्यून्स एंड द कॉमनर्स इज ऑल्सो, जो बहुत बड़ा गैप इन दोनों पार्टीज़ के बीच में पड़ जाता है, रिफ्लेक्टेड इन द लैंग्वेज दैट दे यूज़। जो यूज़ वो लैंग्वेज कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, ट्रिकी वर्ड्स बोल रहे हैं, क्लेवर वर्ड्स बोल रहे हैं, वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट करता है उनकी लैंग्वेज में से कि उनके बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया है। The formal blank verse of the partitions is the sharp contrast to the colleague's speech of the Philebbean. The difference in language is symbolic of the much deeper differences that exist between the two classes and pervade the play. और इस प्ले में क्या दिखाया गया है कि लैंग्वेज, द डिफरेंस इन लैंग्वेज सिम्बॉलिक ऑफ द मच डीपर डिफरेंस। लैंग्वेज का डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, जो कि दोनों पार्टी की क्लास को दिखाता है और इस प्ले में दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका ओपनिंग सीन था। मतलब हमें ओपनिंग सीन में ही पता चल जाता है कि सीजर है वो जीत के रोम में आया है और पॉम्पे है जो वो हार गया है। तो उसमें दो पार्टीज बन जाती हैं, कॉमनर और ट्रिब्यूट्स की, और एक चाहती है कि हम जूलियस सीजर को मतलब ख़त्म कर दें, वो यहाँ का किंग ना बने, पर दूसरे जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो किंग बनने जा रहा है, कॉमनर्स का किंग है जो, वो बहुत ही ब्रेव बहादुर सोल्जर है जिसने पॉम्पे को हरा दिया है। तो शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि ये पॉलिटिकल प्ले जो है आप दो पार्टीज़ का बना हुआ है और इस दोनों में आपस में कि किंगशिप को लेके, रोम को लेके जो है स्ट्रगल चल रही है। ठीक है बेटा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन था जूलियस सीजर का। इसको आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। आपको पीछे वाले क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को भी कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।